हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का फुल सॉल्यूशन के बारे में। हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 का फुल इंट्रो पढ़ लिया हुआ है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जाना था, जिसमें हमने ये देखा था कि ग्राफिकल मेथड के बाद जो सबसे आसान मेथड होता है जिसमें बहुत ही कम टाइम कंज्यूम होता है, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर वीडियो को देखिए और वहाँ से आप कोशिश कीजिए कि खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी ये जो भी पेयर्स आपको दिए होंगे उनको सॉल्व करना है किनके हेल्प से? सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इसके इंट्रो वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, तो सबसे पहले यहीं से हम इसका सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि x + y = 14 जो है वो क्या है, इक्वेशन 1 है, और x - y = 4 जो है वो इक्वेशन सेकंड है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि किसी एक इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। जैसे x + y = 14 को कंसीडर कीजिए, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, या आप चाहें तो दूसरे वाले इक्वेशन को भी कंसीडर करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले हम कोशिश करते हैं किसी एक को लेकर चलते हैं। जैसे क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी पहले इक्वेशन से बात कर लेंगे। इक्वेशन 1 में क्या है, x + y = 14। ठीक है, यहाँ से करना क्या है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं क्योंकि आपने इंट्रो को देख लिया होगा। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि x या फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे। यानी x = क्या हो जाएगा, 14 + y इधर को आएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो y के बदले भी 14 - x लिख सकते थे। दोनों काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहला काम यहाँ पर क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप था वो ये कहा था हमने कि ये जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाला हुआ है उसको पुट करेंगे उस इक्वेशन में जिसको हमने छोड़ दिया था, कंसीडर नहीं किया था। जैसे यहाँ पर इस स्पेशल केस में हमने पहले वाले इक्वेशन को कंसीडर किया और वेरिएबल का वैल्यू निकाला, तो जो भी x या फिर y का वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर पुट करते हैं। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। एक बार लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x = 14 - y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, या फिर पुट x = 14 - y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये चीज़ें हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, अब ध्यान रहे कि हम ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पहले वाले में नहीं करेंगे क्योंकि पहले वाले को हमने कंसीडर कर लिया हुआ है। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 14, जिसमें हम x के जगह पे, अब देखिए ये आखिर करते क्यों है, सब्स्टिट्यूट करते क्यों है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 14 - y लिख सकते हैं। बोलिए, लिख सकते हैं। और ऑलरेडी यहाँ का -y जो है वो मौजूद है, = 4। यहाँ से ये हुआ कि ये डबल जो वेरिएबल दिख रहा था आपको, उसमें से एक वेरिएबल खत्म हो गया। अब ये सिंगल वेरिएबल वाला हो गया और उसको सॉल्व करना आसान है। देखिए कैसे, -y कितना होता है, -2y होता है। ये +4 और +14 उधर को जाएगा तो -14 हो जाएगा। ठीक है, और ये -2y = हो जाएगा आपको -10, और माइनस प्लस हो जाता है, और 2 × 5 = 10। यानी हमने क्या किया, y के वैल्यू को निकाल दिया। y का वैल्यू कितना आ गया, +5। एक वेरिएबल का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब यहाँ से आपके लिए काम बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि आप चाहें तो इस y के वैल्यू को, या फिर अगर x का वैल्यू ही आता तो उसको आप इक्वेशन 2 और 1 कहीं में भी आप पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट y = 5 इन एनी इक्वेशन। एनी इक्वेशन मीन्स अगर हम 2 में पुट करते हैं, पुट y = 5 इन इक्वेशन 2। ठीक है, आप अपने सहूलत के हिसाब से इसको पुट कर सकते हैं। ओके, हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4, जहाँ पे हम y का वैल्यू रख देंगे क्या, 5 = 4 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू 4 और -5 उधर को जाएगा तो +5, यानी x = 9। ठीक है, तो देखिए x का हमने वैल्यू निकाल लिया और y भी हमारे पास ऑलरेडी निकल के आ चुका है। चलिए, तो y = कितना होगा, 5, और x = 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन है, s - t = 3, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
ये दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, अभी बेसिकली हमको क्या करना है, इसको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं बनाना है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा होगा, यहाँ 2 दिख रहा होगा, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपको फिर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसका बहुत आसान उपाय है कि इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, यानी इस डिनोमिनेटर को ख़त्म कर देंगे, डिनोमिनेटर लेस कर देंगे इसको। कैसे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहें तो इसमें सभी टर्म में हम 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बोलिए कि डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि आप 6 से कर लीजिए, तो एक बात तो पहले यह है कि हम सेम नंबर से दोनों इक्वेशन के LHS और RHS में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 6 से ही क्यों करना है, ये सवाल हो सकता है। तो 6 से इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए 3 और 2 का LCM आप निकालते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। और ये 6 से करने से फ़ायदा ये होगा कि ये 3 × 6 मतलब s/3 × 6 करेंगे तो 3 × 2 = 6, ये 3 खत्म। उसी तरह t/2 × 6 तो फिर 2 × 3 = 6, फिर ये 2 खत्म, और इधर 6 × 6 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना से, 6 से। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला, देखिएगा कैसे। चलिए t/2 = 6 × 6। बस याद रहे कि इक्वेशन के दोनों साइड हम सेम काम करने वाले हैं। चलिए, तो ये हो गया आपको 6 × s/3 प्लस ये हो गया आपको 6 × t/2, और ये हो गया 6 × 6 = 36। ये देखिए 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, नीचे का काम तमाम, यानी 2s + 3t = 36। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, देखिएगा कैसे। अब रूल क्या है, हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम किसी भी एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमने पहले वाले इक्वेशन को कंसीडर कर लिया, हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट है s - t = 3। किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे सपोज कि मान लीजिए हमको s का निकालना है, तो s = 3 और -t इधर को आ जाएगा तो +t आ जाएगा। अब इस s के वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहले वाले इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। जिसको कंसीडर किया हुआ है उसमें पुट नहीं करना है, जिसको कंसीडर नहीं किया हुआ है यानी दूसरे वाले इक्वेशन में हम क्या करने वाले हैं, इस s के वैल्यू को पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो गया। आपको एक बार लिख देंगे कि पुट या सब्स्टिट्यूट पुट s = 3 + t इन व्हाट, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, पहले इक्वेशन सेकेंड लिखते हैं। इक्वेशन सेकेंड है 2 × s + 3 × t = 36। सिंपल काम है, 2s के जगह पे हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 3 + t यहाँ पर पुट कर देंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक वेरिएबल हो जाता है, सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ये हो जाएगा आपको क्या, 2 × 3 = 6 + 2 में t से करेंगे तो 2t और +3t = 36। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अब ये हो जाएगा 2t और 3t को ऐड कर देंगे तो ये हो गया आपको 5t। ठीक है, और +6 उधर को जाएगा तो ये हो जाएगा 36 - 6। ठीक है, +6 उधर को जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको 5t = 30, और ये 5 × 6 = 30। दैट मीन्स कि t का वैल्यू जो है बहुत ईजिली हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। t = कितना हो गया, ये आपको 6 हो गया। अब इसको क्या करना है, जो भी एक वैल्यू रियल में निकल के आता है उसको आप फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरा वाला जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, s माइनस हम क्या करेंगे कि t = 6, पुट इसको भी पुट कर देंगे, पुट t = 6 इन एन इक्वेशन। मान लीजिए हमको फर्स्ट इक्वेशन में रखना है तो इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, इक्वेशन 1 है s - t = 3, यानी s के जगह पे हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि s निकालना है। t का वैल्यू पता है 6 = 3, यानी s का वैल्यू हो गया 3 और -6 इधर को आएगा तो +6 हो जाएगा, नहीं s का वैल्यू फाइनली 9 आ गया और हमने t का वैल्यू यहाँ पर निकाल दिया हुआ। t कितना आया था हमारा, 6 आया था। अपने सेटिस्फैक्शन के लिए आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, t और s के वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करके। ठीक है, वो बहुत आसान है। जैसे एक मैं करके जल्दी से बता देता हूं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं, ये देखिए, ये ज़रूरी पोर्शन नहीं है, बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये कितना है, s - t है ना, तो s 9 और -t 6 आ गया, 3 है, 3 इधर भी 3 है ना। चलिए, एक हो गया। दूसरे में भी अगर चाहें तो जल्दी से कर सकते हैं, आप इसमें भी चाहें तो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसमें रखते हैं s/3, यानी s हमारा कितना है 9/3 + t/2, t हमारा कितना है वो 6 है, 6/2, ये हो गया 3 × 3 = 9, 2 × 3 = 6, ये आ गया 6 है, इधर 6। तो आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वैसे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है,
ओके चलिए बढ़ते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसके तरफ। तो हमारा थर्ड पार्ट देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इजकल टू 3, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रहा और 9x माइनस 3y इजकल टू 9 ये हमारा जो रहा वो सेकंड इक्वेशन रहा, ठीक है। फिर वही काम कंसीडर करते हैं किसी भी एक इक्वेशन को। मान लीजिए पहले वाले को कर रहे हैं तो ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर लिख देंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके चलिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, 3x यहीं रहने देते हैं, प्लस 3 को इधर लाते हैं तो -3 और माइनस वाई को उधर ले आएंगे तो प्लस वाई, यानी y का वैल्यू क्या आ गया 3x माइनस 3। देखिए ये सॉल्यूशन का जो वे है वो बिल्कुल यूनिक नहीं है, यानी अकेले मैं ये जब कर रहा हूँ वही सही है ऐसा नहीं है, आप अपने वे में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, किसी में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, किसी में इसको कर सकते हैं, किसी में आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, हम y का निकाल लें, तो वो अपने ऊपर डिपेंड है। बस बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये हो कैसे रहा, ठीक है, क्या स्टेप्स हैं। बाकी आप अपने तरीके से कीजिए, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, जो आपको आसान लगता है, जिसमें जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वो वाला मेथड आप यूज़ किया कीजिए। चलिए तो हमने क्या किया, y का वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन व्हाट, हमने कंसीडर 1 को किया था ना, तो दूसरे में पुट करेंगे। ओके चलिए तो हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, ये है आपको 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इस बार x का वैल्यू नहीं रखना है, इस बार हमको क्या रखना है, y का वैल्यू रखना है, और y का वैल्यू है 3x माइनस 3, तो 3 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसका कॉफिशिएंट है। और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम रख सकते हैं 3x माइनस 3 और ये इक्वल टू 9 हो गया। क्लियर है, ओके ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया आपको 9x और ये हो गया माइनस 3 3 जा 9x और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। बहुत सारा 9 आ गया, कोई बात नहीं, ये प्लस 9x और माइनस 9x खत्म हुआ। ये कि हम वेरिएबल निकालने चले थे, वेरिएबल का वैल्यू, लेकिन खुद वो वेरिएबल ख़त्म होके क्या आ गया, LHS और RHS इक्वल आ गया। अब बताइए कि इंट्रो वाले पार्ट में हमने इस वाले सिचुएशन के साथ कैसे डील किया था। आपको कैसे बताया था कि अगर हम वेरिएबल निकाल लें, वेरिएबल ही कैंसिल आउट हो जाए तो और दोनों इक्वल हो जाए, यानी LHS और RHS इक्वल हो जाए, ये मतलब होता है इसका कि इस इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ध्यान से देखिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है। और ये कब होता है, जब इक्वेशन जो होते हैं वो आपको दिखने में 2 लगते हैं लेकिन होते एक्चुअल में वो एक ही हैं, ठीक है। देखिए 3 3 जा 9, 1/3, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, यानी सभी बराबर है। बेसिकली ये 2 इक्वेशन नहीं थे, ये एक ही थे। तो इस तरह की स्थिति में क्या होगा, ये अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछेंगे तो वो आपको कोइंसाइड करता हुआ निकलेगा। और जब इसका हम लोग अलजेब्राइकली रिप्रेजेंटेशन कहेंगे या वैल्यूज़ पूछेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर जो क्या होगा यहीं पे छोड़ देंगे और बोल देंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए यहाँ यहीं पे ये आंसर हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। ओके इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। आपको इसमें पॉइंट देख के अजीब लग रहा होगा कि यार ये कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन बिल्कुल ये अजीब नहीं है। देखिए हम इसको कैसे इस पॉइंट्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आप बिना कुछ किए भी सभी पॉइंट्स को हटा सकते हैं। कैसे, देखिएगा ध्यान से, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है, यानी आप चाहें तो 10 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट को ख़त्म कर दीजिए, बात ख़त्म। सेम कहानी इसके साथ भी है, ठीक है। तो आप दोनों में 10 से डिवाइड कर सकते हैं और जो भी पॉइंट्स है वो अपने आप क्या हो जाएंगी, ख़त्म, ठीक है। तो बोलिए डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और ये हो जाएगा आपको 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अगर ये पॉइंट्स के बाद डिफरेंट डिजिट होते हैं, यानी नंबर ऑफ डिजिट जो है वो डिफरेंट होते हैं, जैसे किसी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है, किसी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता है, तो वो प्रॉब्लम होता। लेकिन सबके बाद जो ना एक डिजिट ही था, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ पर मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, किसी एक को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए कि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, इक्वेशन 1 से देखते हैं क्या क्या होता है। हमारे पास इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा ये, और फिर x का वैल्यू हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। अब देखिए x का ये वैल्यू आया,
13 माइनस 3y/2। यानी अब इस x के वैल्यू को जब हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। क्या पहले तो लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x, ऐसे भी लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ओके, बहुत ध्यान से। अब क्या करते हैं कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन है उसको एक बार लिख देते हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके, अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, बस 4 और x के जगह पे सिंपल हम लिख देंगे 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब कितना आसानी से ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 से सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बोलिए यहाँ तक समझ में आया। ओके, माइनस 6y प्लस 5y हो जाएगा आपको माइनस y सिर्फ, और प्लस 23 इधर से प्लस 26 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 26, यानी माइनस y का जो वैल्यू हो गया वो -3 करके आ गया। दोनों तरफ माइनस है यानी ये हो जाएगा आपको प्लस, तो y का वैल्यू फाइनली क्या आ गया, 3 आ गया। अब बहुत आसान काम है, इस y के वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, पहले लिख देते हैं कि पुट y इज इक्वल टू 3 इन, कौन सा इक्वेशन आसान है, ऊपर वाला, ठीक है ना, जो जिसमें जितने कम मल्टीप्लिकेशन होंगे वो उतना ही आसान होगा, यानी वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी ख्याल रखना है, आप लोग अपने तरीके से इसको कर सकते हैं। इन इक्वेशन 1, ठीक है, आप 2 में भी रखें 1 में भी रखें, आंसर तो आना है, सेम आएगा। चलिए, तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और यहीं पे हम क्या करेंगे 2x को 2x ही रहने देंगे, 3 इंटू वाई के जगह पे हम 3 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 13, यानी 2x इजकल टू 13 और प्लस 3 3 जा 9, इधर को आएगा तो -9 हो जाएगा और ये हो गया 2x इजकल टू 4, यानी x का वैल्यू आपको सामने निकल के आ गया क्या, ये 2, ठीक है, और y कितना आया था, y आया था 3। बहुत इजीली हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ नया नहीं था, ये पॉइंट वाला प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व कर दिया। चलिए 5th पार्ट देखते हैं, क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रूट वाली प्रॉब्लम है, पर डरना नहीं है, इसे भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले तो हमने मान लिया कि लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ओके, किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं, मान लीजिए कि पहले वाले इक्वेशन से डील कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये हो जाएगा आपको √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेम काम वही करने वाले हैं जो हम अभी तक 4 क्वेश्चन में किया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप हम जो काम करते हैं, जैसे यहाँ पर √2x है और ये प्लस √3y उधर जाएगा तो माइनस √3y हो जाएगा, ठीक है। बस रूट को साथ में लेकर चलना है, बाद में उसको सॉल्व कर लेंगे। x यहीं रहेगा और ये √2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर को आएगा तो ये को क्या हो जाएगा, आपको बटा में आ जाएगा, यानी डिवाइड में √2y, बोलिए √3/√2y। अब बस पुट कर देना है इसको इसमें। देखिए अब उसके बाद सॉल्व करने की बारी आएगी, तब बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुट x इजकल टू माइनस √3/√2y इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में, ये ध्यान रहे, ठीक है। चलिए अब आगे बात बढ़ाते हैं अपनी। अब इक्वेशन सेकंड लिखते हैं। हमारा इक्वेशन सेकंड जो है वो क्या है, वो है आपको √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब चुपचाप x के जगह पे हम ये जो भी वैल्यू हमने लिया हुआ है उसको पुट कर देना, दैट्स इट। √3 इंटू एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस √3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बोलिए, इतना तक तो आसान था, बहुत दिक्कत नहीं होगा। ओके, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि एक बार √3 में हम माइनस √3/2 से 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आप √3 में माइनस √3 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ऊपर को ऊपर से करेंगे ना, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे को नीचे से, ऊपर को ऊपर से, तो ये हो जाएगा आपको -3। तो हम बोलिए यहाँ पर लिख दें -3 और ये आपका रहा √2 और y, फिर ये माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बटा का घटाव बनाना है, दैट्स इट। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 और √2 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप अच्छे से जानते हैं एलसीएम कितना होगा,
ये हो जाएगा आपका √2 में √2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 में -3 से करेंगे तो -3 रहेगा, -3y हो गया। ठीक है, 1 से √2 में डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, और √2 में √8 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 में √8 से करेंगे तो कितना आएगा, आप अच्छे से जानते हैं, अंदर को अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √16 आएगा। ठीक है, लेकिन माइनस है तो -√16y इज इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब बहुत काम आसान है। कैसे आसान है? अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। ठीक है, यानी -3y और एक स्टेप और कर लेते हैं, -3y और माइनस, देखिए √16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से -4 बाहर निकाल सकते हैं, y मौजूद है। और √2 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी √2 को 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको 0 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक आई बात समझ में? ये हो गया आपको -7y इज इक्वल टू 0। y का वैल्यू आप 0/-7 कर लीजिए, यानी y जो हो गया हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। बोलिए y का वैल्यू कितने आसानी से हमने कर लिया। एक काम करना था बस, ये जो फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट था उसको थोड़ा नए तरीके से करना था, क्योंकि इसमें रूट था, मतलब अलग तरीके से। नया क्या, पहले भी किए हुए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 और 2, कहीं भी। मान लीजिए 1 में पुट कर दिया हमने, तो 1 में हमने पुट कर दिया तो 1 हमारे पास है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सिंपल काम है, √2x यही रहेगा प्लस √3 और y के जगह पे हम 0 रख लेंगे, इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया √2x प्लस ये सब 0 हो गया, इज इक्वल टू 0, यानी ये ख़त्म। लिखे ना लिखे बात बराबर है, तो यानी x बराबर 0/√2, यानी x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 0 आ गया। बोलिए समझ में आया? y भी 0, x भी 0, ये हमारा रहा आंसर। बहुत आसान था। आप 1-2 बार इसको करेंगे, अगर हार्ड लग रहा होगा उसके बाद ये फिर आसान बन जाएगा। वैसे आसान था ही ये एक्चुअल में, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये आसान बन जाएगा। एक क्वेश्चन इसका और बचता है, उसको भी कर लेते हैं। तो बात करते हैं 6th पार्ट। क्या है क्वेश्चन? 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा अगर डायरेक्ट वे में हम इसको सॉल्व करें तो। पहला काम ये होगा, ये जो आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स खत्म करने के चक्कर में पड़ते हैं। देखिए कैसे खत्म होगा। वैसे एक क्वेश्चन हमने किया हुआ था, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 और 3 यहाँ भी नीचे है, यहाँ पर भी 2 और 3 नीचे है। ठीक है, और इधर का तो टेंशन नहीं है। फिर देखिए बहुत ध्यान से क्या कर सकते हैं, अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, जितना एलसीएम आएगा उसको हम लोग क्या करें, प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई कर दें। हमारा क्या होगा कि ये जो नीचे का प्रॉब्लम है डिनोमिनेटर्स का, वो ख़त्म हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, पहले वाले में। ओके, तो देखिए बहुत ध्यान से, इसका 2 और 3 का एलसीएम बहुत अच्छे से जानते हैं कितना होता है, 6 होता है। तो हम लोग इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 × 3/2x माइनस फिर 6 × 5/3y इज इक्वल टू -2 × 6। क्लियर है? ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, यानी 9x - 10y इज इक्वल टू -12। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये आसान हुआ ना इससे, बिल्कुल। वैसे भी ये आ सकता है, कैसे आएगा देखिए, इसमें भी हम लोग वही करेंगे, 3 × x/3, 3 से नहीं करना बल्कि 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 6 से करना है, प्लस फिर 6 से करेंगे y/2 और फिर इज इक्वल टू 6 से करेंगे 6 × 13/6। 3 2 जा 6 खत्म, 2 3 जा 6 खत्म, 6 6 से खत्म, यानी ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए तो अब कितना आसान हो गया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान काम है, पर इसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करते तो प्रॉब्लम्स हो सकती थी, बनता वो भी, लेकिन टाइम लगता। पर टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं होता ना हमारे पास, तो जल्दी जल्दी करेंगे। ओके, अब किसी एक इक्वेशन को कंसीडर कीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट वाले इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सेकेंड ही को ही ले लेते हैं, इस बार सेकेंड को लेकर करते हैं। सेकेंड क्या है, ये है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3 इधर को आएगा तो -3y हो जाएगा, और x का वैल्यू हो गया 13 - 3y/2। बोलिए ऐसा कर सकते हैं। अब इस वैल्यू को क्या करते हैं, हम पुट करते हैं किसमें, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, हमारा जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसमें। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं सब्स्टिट्यूटिंग। आप जो मन करे वो लिख सकते हैं, पुट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट,
एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है एक बार देखिए ध्यान से, ये रहा ना 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। सिंपल काम है कि x के जगह पे हम क्या रख देंगे, x के जगह पे हम रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। बोलिए इतना काम तो कर ही सकते हैं। अब ये 9 से यहाँ पर देखिएगा दो टर्म्स हैं, यानी एक बार 13/2 में 9 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 9 से 3/2y में भी करना है। क्यों, एक स्टेप और अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं समझने के लिए। इसको पहले आप लिख सकते हैं 13/2 माइनस 3/2y। बोलिए ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आता है। तो अलग अलग कर देने से फ़ायदा ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, 9 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और 9 से एक बार इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे होगा ये कि दोनों टर्म से अलग अलग हो गया, अच्छे से समझ में भी आ गया। इधर क्या था, माइनस 10y था इज इक्वल टू माइनस 12। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, ये आपको कटने से रहा, नहीं कट रहा तो ये 117/2 माइनस ये हो जाएगा 27/2 इस बार y और ये माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब इन दोनों को क्या करते हैं, यहीं पे एलसीएम निकाल देते हैं और ये हो जाएगा आपको माइनस 27y और ये हो जाएगा 20y इक्वल टू माइनस 12। ये प्लस को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 117/2। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसको भी हम लोग चाहें तो कर सकते हैं क्या, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा। ये माइनस 27y माइनस 20y जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा माइनस 47y/2 और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 और ये आपको माइनस 24 और ये हो गया आपको 2 1 2 117। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया माइनस 94y और उधर को जाएगा तो 2 इंटू वट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हमारा माइनस में रहेगा। माइनस ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 4 7 11 और 2 3 and 4 141। ओके, और फिर हम लोग y का वैल्यू बहुत ही आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू माइनस 141 बाई माइनस 94। ठीक है, अब देखिए आप अच्छे से जानते हैं ये हो जाएगा 47 टाइम्स और माइनस माइनस प्लस, ये 47 3 जा होता है आपको 141, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो अपने तरीके से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि जैसे मैं करूँ वैसा ही करना है, इनफैक्ट देख के भी नहीं करना, अलग ही करना है। उससे क्या होगा कि आपका सॉल्यूशन और मजबूत होगा, जो सॉल्व करने की क्षमता है वो और बढ़ेगी। ठीक है, तो y का वैल्यू आ गया ना 3। अब क्या करते हैं, इसको पुट कर देते हैं, पुट y इजकल टू 3 इन एन इक्वेशन। मान लीजिए हम इक्वेशन सेकंड में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड से, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास y का वैल्यू आया 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, यानी हो गया ये 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, यानी 2x का वैल्यू 13 माइनस 9 यानी 2x इज इक्वल टू आपको 4 और x का वैल्यू यहाँ पर सामने निकल के आ गया क्या, 2 आ गया। क्लियर है, तो x 2 और y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 3 होगा। चलिए, तो हमने आसानी से क्या कर लिया, x और y के वैल्यू उसको फाइंड आउट कर लिया। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ये बहुत आसान साबित होने वाला है आपके लिए भी। चलिए ओके, बढ़ते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके तरफ। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसके तरफ। एक बार पढ़ते हैं ध्यान से, क्या बोल रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बहुत ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है इसमें, कि आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। ये जो है ना दिख रहा है आपको, एक ये इक्वेशन दिख रहा है और एक ये है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास डेफिनेटली x और y के वैल्यूज़ आएंगे। अगर इनका जो सॉल्यूशन होगा वो पॉसिबल होगा तब, और होगा तभी दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू निकालना। अब ये m क्या है, उसके लिए यहाँ पर इसने एक और इक्वेशन दे दिया है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल ही लेंगे यहाँ से। जब इसको सॉल्व करेंगे x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। जब फिर y और x हमको पता चल जाएगा तो m एक फिर वेरिएबल बच जाएगा, उसको सॉल्व करना बहुत आसान होगा। यानी कुल मिलाकर ये कुछ भी नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू जो भी आएंगे यहाँ पे पुट करेंगे, आपको m का वैल्यू आपके सामने होगा। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो सबसे पहले इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड वन क्या है, ये जो होगा वो आपको 2x माइनस 4y
इज इक्वल टू -24। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। मान लीजिए हमने इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, तो इक्वेशन 1 को करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से 2x रहने देते हैं और इज इक्वल टू 11 प्लस 3y इधर भेजते हैं तो -3y हो जाएगा। x का वैल्यू हो गया हमारे पास 11 माइनस 3y बाई 2। अब सिंपल काम है कि इस x के वैल्यूज को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन व्हाट 2। क्लियर है। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है आपको 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ओके, देखिए ध्यान से, अब चुपचाप हम क्या करेंगे, 2 यहीं रहने देंगे, x की जगह पर 11 माइनस 3y बाई 2 और फिर -4y इज इक्वल टू -24। यहाँ तक तो कर ही सकते हैं। ओके, अब आगे करेंगे तो और आसान है, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7y इज इक्वल टू -24 और ये प्लस 11 इधर को आएगा तो -11 हो गया, यानी -7y इज इक्वल टू -35 माइनस माइनस प्लस 7 5 35, यानी y का वैल्यू निकल के सामने आ गया कितना, 5। अब आप x के वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, उसके लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है, एक बार लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर 2x ऐसा ही रहेगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 5 रख लीजिए, 11 हो गया, यानी 2x इजकल टू 11 और प्लस 15 उधर को आएगा तो -15 हो जाएगा, यानी 2x इजकल टू -4, x इजकल टू 2 2 -4, यानी x का वैल्यू -2 आ गया और y का वैल्यू जो आ गया वो +5 आ गया। पर सिर्फ हमको यहीं तक नहीं छोड़ना, आगे भी करना है। आगे क्या करना है, आगे फिर नाउ हमको बोल रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में m का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कोई बात नहीं, हमारे पास जब x और y 2 वेरिएबल्स मौजूद है तो तीसरा भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए y हम 5 रख लेंगे, m तो निकालना ही है, x की जगह पे हम रख लेंगे -2 और ये हो गया +3। अब बताइए +5 इधर को रहेगा ना, ये +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2m, ये हो गया आपको +2, ये -2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर को आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा और सिर्फ m बच जाएगा और m का वैल्यू क्या हो गया 1, यानी -1। ठीक है, m का वैल्यू क्या हो गया -1। बहुत ईजिली हमने क्या कर दिया, m का वैल्यू को निकाल दिया। ये इतना एक्स्ट्रा काम था, बाकी वही था जो पहले कर रहे थे। ओके, इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है उस पर। तो बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोल रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं उनको आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बदलिए और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। ऐसा हमने ग्राफिकल मेथड में भी किया था, जहाँ पे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होती थी और वहाँ से हम इक्वेशंस फॉर्म करते थे, उसके बाद फिर ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन कर देते थे। सेम कहानी यहाँ भी होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको एक बार हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद मेथड चेंज कर देंगे। इस बार हमारा मेथड होने वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें हम लोग ये पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। बहुत ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि 2 नंबर्स हैं, कोई भी 2 नंबर है, उनका डिफरेंस 26 है, ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और ये जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो वो दोनों नंबर्स क्या है वो हमें निकालने हैं। पहली बात बताइए कि 2 नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये जो डिफरेंस है वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। ऐसे पॉसिबल होगा ना कि एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, फिर उसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सेम कहानी यहाँ भी होने वाली है कि 2 नंबर्स लेंगे हम, एक ग्रेटर नंबर लेंगे और एक स्मॉलर नंबर लेंगे, उसके बाद जो सिचुएशंस दी हुई हैं उसके साथ डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि एक बार लेट कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए मान ले रहे हैं लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स। हमने मान लिया कि जो बड़ा वाला नंबर है दोनों नंबर्स में से वो क्या है, एक्स है। तो एक और नंबर होगा ना जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्मॉलर होगा, स्मॉलर नंबर बी वाई। चलिए 2 चीज़ क्लियर है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि
x जो है वो बड़ा है किससे, y से, हमने यहाँ पे मान लिया। सबसे पहला जो सिचुएशन है वो ये बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस यानी x और y के बीच का डिफरेंस कितना है, 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिए, क्यों ना हम इसको लिख सकते हैं कि x और y का जो डिफरेंस है वो कितना है, आपको 26 है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए कितना आसान था, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, 26 दिया हुआ है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब क्लियर, जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले से 3 गुना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम बना रहे इक्वेशन, और इक्वेशन बनाते कैसे हैं, जब LHS और RHS होते हैं इक्वल, ठीक है, तब जाके वो इक्वेशन बनता है। तो देखिए ये रहा हमारा बड़ा नंबर और ये रहा हमारा छोटा नंबर, इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने माना है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक जो है 3 गुना है, तो 3 गुना कौन हो सकता है, वो जो तो बड़ा होगा वही 3 गुना होगा। ये 3 गुना होगा x, क्योंकि x बड़ा माना हमने। लेकिन अगर आप बताइए कि ये 3 गुना है और इसमें हम और 3x लिख दें, तो ये 3 गुना ना होकर ये 9 गुना हो जाएगा और ये बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, हमको यहाँ इक्वेशन बनाना है। तो जैसे ये बराबर करेंगे तो ये भी इसके इक्वल होना चाहिए, और इसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बेसिकली उल्टा ही होता है ना, उल्टा ही काम करना पड़ता है। 3 गुना ये था 3 टाइम्स, लेकिन हमने 3 टाइम्स इसको कर दिया। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। LHS और RHS को इक्वल करेंगे तभी ना दोनों एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं। तो ये दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ से बन के तैयार हो गया। अब इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है। तो सिंपल काम है, ये हमारा काम जो है वो आसान किया हुआ है इसने। ऑलरेडी x इक्वल टू 3y है, तो पहला वाला जो स्टेप होता है कंसीडर करने का, वो तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले ही हमारे पास मौजूद हो गया। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम क्या, कि सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। ये जो है हम इक्वेशन 1 में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और x के जगह पे हम रख देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी ये हो गया 2y इज इक्वल टू 26, और y का वैल्यू आपके सामने मौजूद है, कितना हो गया, 13 हो गया। चलिए एक नंबर हमने निकाल दिया, कौन सा, y क्या था, y छोटा वाला नंबर था, स्मॉलर नंबर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये y का वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन पे। y इज इक्वल टू 13, क्या कर रहे हैं हम, इसको पुट कर रहे हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बहुत छोटा है ये वाला, जो क्या है, x इज इक्वल टू 3y। सिंपल काम है, x इज इक्वल टू 3 और y की जगह पे हम क्या रख देंगे, y की जगह पे 13 रखेंगे, यानी x का वैल्यू जो हो गया वो 39 हो गया। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटर नंबर हमने माना हुआ है वो क्या हो गया हमारा, वो आपको x था जो 39 हो गया, और स्मॉलर नंबर जो है वो क्या था, वो y था और उसका वैल्यू 13 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। देखिए ध्यान से, क्या बोला है कि दोनों का डिफरेंस 26 होना चाहिए, है ना। 39 में 13 को आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 26 आएगा। तो पहला तो सही हो गया कि दोनों का डिफरेंस है 26। दूसरा जो है कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो देखिए बड़ा वाला नंबर 39 है और छोटा वाला 13 है, 13 3 जा 39, तो यह है ना 3 गुना। दैट्स इट, हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। बहुत आसान क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। वो पेयर्स ऑफ एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, और जिसका सम 90 डिग्री होता है दैट इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है और उसने बोला है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में बेसिकली 2 एंगल्स होते हैं, उसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो आपको छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, ओके। तो बोल रहा है कि फाइंड देम, उन दोनों एंगल्स को हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहला हमारा ये काम होने वाला है कि हम लेट करेंगे कि बड़ा वाला एंगल क्या है, फिर छोटा वाला एंगल क्या है, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द ग्रेटर एंगल बी x डिग्री। मान लिया हमने कि जो बड़ा वाला एंगल है वो क्या है, x डिग्री है। तो फिर छोटे वाले को क्या मानना पड़ेगा, उसको मानेंगे हम लोग y डिग्री, ठीक है।
एंगल बी व्हाट, y डिग्री। क्लियर है। सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन बनेगा बहुत आसान बनेगा। कैसे? क्योंकि देखिए दो एंगल का जब सम होता है वो अगर 180 डिग्री हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, सप्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पर दो एंगल में मान लीजिए ये वाला एंगल बड़ा है, हमने x मान लिया है, और ये वाला छोटा है जिसको y मान लिया है, और x प्लस वाई जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले वाले इक्वेशन में तो बहुत सोचना भी नहीं पड़ा। दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। बोल रहा है कि बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, x और y इन दोनों के बीच जो गैप होगा, यानी ये x बड़ा है और ये y जो छोटा है, इन दोनों के बीच गैप कितना का होगा? ये आपको 18 डिग्री का होगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि x जो है वो बड़ा है किससे? y से। कितना बड़ा है? 18 डिग्री। तो इसमें अगर हम 18 डिग्री घटा दें जो ऑलरेडी बड़ा है तो वो y के बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। या फिर आप चाहें तो इसको x और y रख लीजिए। ये बड़ा था, कितना बड़ा था? ये आपको बड़ा था 18 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर इक्वल दे देते हैं और y में 18 डिग्री ऐड कर देते हैं तब भी दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो तीन तरह से आप एक प्रॉब्लम के इक्वेशन के रूप में चेंज कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए वो कर लीजिए, बात बराबर है, सभी का वैल्यू जो है वो सेम आता है। ठीक है, तो ये आसान था। दोनों के बीच का जो गैप है वो 18 डिग्री है और इसको हमने मान लिया, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, अब इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी एक इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे? कंसीडर कर लेंगे। किसी भी एक इक्वेशन को हम कंसीडर कर लेंगे। मान लीजिए इसी से शुरू करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 18 और माइनस वाई उधर को जाएगा तो प्लस वाई। अब बताइए इस x के वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। ये याद रहे कि अगर हमने इक्वेशन ये हमने क्या लिया था? x माइनस वाई, ये सेकंड इक्वेशन था। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे? 1 में करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारे पास इक्वेशन 1 कितना है? ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिंपल हमारा काम है कि x के जगह पे हम क्या पुट कर दें? 18 प्लस वाई रख दें। ठीक है, और प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 2y और 180 डिग्री प्लस 18 उधर को जाएगा तो माइनस 18, यानी 2y इज इक्वल टू व्हाट? 162 डिग्री। और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 81 टाइम्स, यानी y का वैल्यू हो गया हमारे सामने 81 डिग्री। ठीक है, y क्या माना था हमने? स्मॉलर एंगल माना था। बहुत अच्छे से हमारे पास मौजूद है ये। ओके, अब दूसरा भी निकालना है ना x का वैल्यू, तो कहीं से भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन व्हाट? 1 और 2 कहीं भी रख लीजिए। हमारे पास इक्वेशन 2 कितना? x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री, और y का वैल्यू हम क्या रख लेंगे? यहाँ से रख लेंगे माइनस 81 डिग्री हो जाएगा ये, और ये 18 डिग्री। x इक्वल टू 18 और माइनस उधर को जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो गया आपको 99 डिग्री। क्लियर है? और y कितना है? y हमारे पास 81 डिग्री। अब बताइए, अब यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं कि हमारा जो लार्जर एंगल है वो कितना है? लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल होगा वो कितना होगा? वो आपको हो जाएगा 81 डिग्री। अब बताइए, ये हमारा आंसर हो गया। चेक भी कर सकते हैं, चेक करना बहुत आसान है। दोनों को जोड़ दीजिए, 180 आ गया तो दैट्स हमारा आंसर जो है वो क्या है? सही है। और दोनों के बीच गैप कितना है? सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 18 होगा। दैट्स इट। इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर। तो अब बात करते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। लैटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि किसी टीम के एक कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स बाई किया 3800 में। ठीक है, बाद में फिर उसने क्या किया कि 3 बैट्स और 5 बॉल्स बाई किया, और इस बार जो कॉस्ट हुआ टोटल वो ₹1750 हुआ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक गेंद और एक जो बैट है उसका हमें दाम बताना है, कॉस्ट बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, पहले एक बार हम मान लेते हैं। क्या क्या मान लेंगे?
मान लेंगे कि एक बाइट का दाम कुछ है, x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू व्हाट, रुपीज x या RS x। ओके, मान लिया हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस बार हम क्या मान लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज y। बोलिए इतना तो कर सकते हैं ना। ये सिर्फ एक एक बैट और बॉल का कॉस्ट हमने मान लिया। सबसे पहले वाले सिचुएशन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 7 बैट्स लिया उसने और 6 बॉल्स लिया। तो देखिए एक बैट का कॉस्ट हमने x रुपया माना है, ठीक है ना। तो 7 बैट्स को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 बैट का कॉस्ट कितना हो गया, 7x हो गया। फिर प्लस, चूंकि दोनों का कंबाइंड प्राइस है ना, एक साथ मिलकर टोटल प्राइस दिया हुआ है। फिर y माना हुआ हमने किसको, एक बॉल का हमने दाम माना हुआ है, और बॉल उसने कितना लिया पहली बार में, 6 लिया हुआ है। तो 6 में y से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का जो टोटल कॉस्ट हो जा रहा है हमारे सामने, वो हो जा रहा है 3800। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलिए बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले स्थिति में आते हैं, लेटर। फिर बाद में वो क्या करती है कि फिर 3 बैट लेती है और 5 बॉल्स लेती है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बॉल्स यानी 5y इज इक्वल टू व्हाट, 1750। इस बार उसका टोटल प्राइस हो जाता है। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, बस इसको सॉल्व करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप एक बार 2 बार करेंगे ये सभी याद हो जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस ये जो सॉल्यूशन है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये दिख के लग रहा है कि ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा पिछले क्वेश्चंस के मुकाबले में, ठीक है। कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, मान लीजिए हम इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है ये है आपको 3x प्लस 5y इजकल टू 1750, और यहाँ पर 3x रहेगा तो 1750 और प्लस 5y इधर को आएगा तो माइनस 5y। x का वैल्यू हो गया 1750 माइनस 5y बाई व्हाट, 3। बोलिए x का वैल्यू हमने ले लिया यहाँ पे। अब आगे का काम क्या होगा कि ये जो वैल्यू लिया हुआ हमने, इसको किस में पुट करना, हमको 1 में पुट करना है, ठीक है। तो लिख दे रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि दूसरे को कंसीडर किया था तो पहले में पुट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या निकल के सामने आ रहा है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर है। अब चुपचाप x के जगह पे ये जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने रखना है। x के जगह पे क्या रखेंगे हम, 1750 माइनस 5y बाई व्हाट, 3, और ये प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। क्लियर है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक बार हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1750 बाई 3 में, और माइनस 5 बाई 3y को मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, यानी 7 से दोनों में करना पड़ेगा। आप पहले 7 लिखिए, बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर क्या है, इधर प्लस 6y एज टू एज छोड़ दे रहे हैं, ये हमारा 3800। बताइए कितना हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, आप इसके नीचे कीजिएगा, ये हो जाएगा 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0, और 7 5 जा 35, 7 7 जा आपको 49 होता है, और 49 3 52, 7 1 जा 7 7 आपको, और 5 12 2 50 बाई 3, माइनस ये हो जाएगा आपको 35 बाई 3 y इज और प्लस, फिर एक और है ना, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ा, दैट्स, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जब फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है, जो भी करना होगा, इसको नीचे 1 लेकर कर लेंगे, यानी एक बार हम इसको एक बार एज टू एज लिख देते, 35/3y प्लस 6/1 लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 3800, और ये उधर को जाएगा तो माइनस 12 250 बाई व्हाट 3। अब इसको कर लीजिए एक बार, क्या हो जाएगा, 3 1 का एलसीएम 3, और ये माइनस 35y, और ये 3 6 जा 18y, यहाँ पे y छूट गया ना, y ओके, इज इक्वल टू, इसको कर लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 एलसीएम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 4 और 11 400 माइनस 12 250। ओके, ये हो जाएगा आपको माइनस 17y बाई 3
इज इक्वल टू, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको घटाने पे कितना आएगा, घटाने पे आएगा 0 0 और 5, हाँ 850 माइनस 850/3। अब आगे का काम बहुत आसान है, y यहीं रहने देंगे हम और माइनस 850/3 भी यहीं रहेगा। ये माइनस 17/3 उधर को जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3/17। ठीक है, ये पलट जाता है उधर जाके, अब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 से 3 खत्म और ये 17 5 जा 85 और ये 0 का 0। y इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। अब बताइए y क्या माना था हमने, y माना था हमने एक बॉल का जो कॉस्ट है वो। ठीक है, y निकल के अभी x भी निकालना है तो x भी निकाल लेते हैं। कहीं भी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर रहे हैं हम, पुट x y इज इक्वल टू, y का वैल्यू निकाला ना, y इज इक्वल टू 50 इन, इसमें इस बार रखते हैं, इस बार इसमें भी तो रख सकते हैं, बताइए तो इसमें रख सकते हैं कि नहीं, इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं तो इसमें भी रख सकते हैं, इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। इसे पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी इच्छा है सॉल्यूशन जो है वो आप अपने वे में कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, बस सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है तो वो वाला रूल फॉलो कीजिए, बाकी अपने मर्जी से जैसे करना है कर सकते हैं, जिसमें जिसको रखना है उसमें रखिए। चलिए, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या है, ये है 17 5 माइनस 5y/3। तो अब बस x इक्वल टू 17 50 माइनस 5 इंटू 50/3, यानी x इक्वल टू हो गया 1750 माइनस 250/3 और x का वैल्यू हो गया 1500/3, ख़त्म, यानी 500 रुपया। क्या हो गया, ये हमने बैट का कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, तो एक बार लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू 500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज़। चलिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा काम था, बाकी बस वही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दूसरा कुछ नहीं, बटा का जोड़ घटाओ, दैट्स इट। नोट कीजिए, बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्या है कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो बहुत ध्यान से हम इस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक शहर में जो टैक्सी का चार्ज है, जो फेयर है, वो आपको 2 तरह से फिक्स किया गया है। एक जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एक चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, यानी जैसे आप टैक्सी पे बैठेंगे कहीं जाने के लिए तो वो जो उसका जो फिक्स चार्ज होगा वो लग जाएगा। उसके साथ साथ आप कितना दूर जाते हैं, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपको चार्ज देना पड़ता है एक्स्ट्रा के तौर पे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 105 रुपीज़ पेड करना पड़ता है, और जब आप 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे तो 155 रुपीज़ आपको पेड करने पड़ेंगे। तो हमें निकालना क्या है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज क्या है और 1 किलोमीटर का चार्ज क्या है, ये दोनों चार्ज हमें निकालने हैं। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा और कुछ दिया हुआ है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर किसी आदमी को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी हो तो उसे कितना पे करना पड़ेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो पहला काम तो हम यही करेंगे कि जो चीज़ें हमको निकालनी है एक बार उसको हम मान लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। हमने मान लिया कि हमारा जो फिक्स चार्ज है, टैक्सी का जो चार्ज है वो कितना है, X है। ठीक है, चलिए, तो और पर किलोमीटर चार्ज दूसरा वाला है, पर किलोमीटर चार्ज बी ₹Y, यानी 1 किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज है वो Y रुपीज़ है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए, बहुत ध्यान से देखिए, अब जो है उसने सबसे पहले 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ। ठीक है, तो एक चार्ज तो है वो पक्का लगेगा, वो फिक्स चार्ज जो X रुपये है ये तो लगना है, X तो लगेगा। ठीक है, इसके अलावा ये 1 किलोमीटर का चार्ज है, यानी 1 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर जाते हैं तो 10 में हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ साथ इनको जोड़ के आपको कितना रुपया ले रहा है वो फर्स्ट टाइम, यानी 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर
फर्स्ट। बहुत आसान था इक्वेशन, हमने बना दिया। ये फिक्स चार्ज हो गया और ये पर किलोमीटर के हिसाब से 10y हमने लिख दिया, दोनों को मिला के 105 रुपया। दूसरे सिचुएशन में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है, तो इसके लिए 15y ये हो जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से, इसमें ये जो फिक्स चार्ज है वो हो जाएगा और इसके लिए 155 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज देना पड़ रहा है। तो बहुत आसान था इक्वेशन, हमने बना दिया। बाकी जैसे सॉल्व करते हैं कर लेंगे। किसी एक को कंसीडर कर लीजिए, जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, यानी x का वैल्यू 105 और माइनस 10y हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकंड। पहले को कंसीडर किया था तो हम क्या करेंगे, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। चलिए, हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, ये है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x के जगह पे हम रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये माइनस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आपको 5y हो जाएगा और ये 155 और प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 105 हो जाएगा, यानी 5y इज इक्वल टू 50। 5 10 जा 50, यानी y का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। अब बताइए y हमने क्या माना था, y हमने माना था पर किलोमीटर चार्ज, यानी 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो 10 रुपया है। यहाँ पे क्लियर हो गया? ओके। अब क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन, कहीं भी रख लीजिए, मान लीजिए, या फिर डायरेक्ट यहीं पे रख लीजिए ना, इसको अगर थर्ड मान लीजिए तो बस इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इक्वेशन थर्ड, ओके। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इस तरह से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे पर भी पुट करके डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 105 माइनस 10 इंटू 10 y का वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी x इज इक्वल टू व्हाट, 5 रुपीज़। चलिए, तो अब बताइए आप कि 5 रुपीज़ क्या हुआ, ये आपको फिक्स चार्ज हुआ, यानी जैसे ही आप टैक्सी में बैठेंगे तो ये वाला चार्ज जो है वो सबसे पहले लग जाएगा आपका। फिक्स चार्ज कितना है, वो RS 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो कितना है, वो आपको RS 10 है, ठीक है। ये दो चीज़ें तो निकल के सामने आ गई। फिर बोल रहा है कि किसी आदमी को 25 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। फॉर 25 किलोमीटर जो आपका चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपको 25 इंटू पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 10 है, इंटू 10, और जो फिक्स चार्ज है वो कितना लगेगा, वो आपको 5 रुपये लगेगा। ये समझ में आया ना, 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया लग रहा है, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 रुपये जो है वो फिक्स प्राइस है। ओके, तो ये हो जाएगा आपको 250 और 5 को ऐड कर देंगे, यानी 255 रुपया जो है उसको देना पड़ेगा, कितना ट्रैवल करने के लिए, आपको 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। ये हमारा आंसर हो गया, 3 आंसर हो गए, फिक्स चार्ज, ये वाला और ये 25 किलोमीटर वाला। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और भी अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं इसका जो 5th पार्ट है उस पर। चलिए 5th पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो जो नया फ्रैक्शन बनता है वो 9/11 हो जाता है, और फिर उसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाता है तो वो जो फ्रैक्शन बनता है वो 5/6 बनता है। तो वो फ्रैक्शन क्या है जिसमें ये काम क्रिया किया जा रहा है, यानी जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें हमको निकालनी होंगी फ्रैक्शन निकालने के लिए, एक न्यूमरेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, तब जाके हमारे पास फ्रैक्शन आएगा। तो वही चीज़ें हम मानेंगे। मान लेते हैं, लेट द numerator of fraction be what, x, and denominator be what, denominator of fraction be y। इतना तो कर सकते हैं ना। अब बताइए, जब x y हमने मान लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमारा फ्रैक्शन निकल के क्या आएगा सामने, बताइए। ऊपर होता है न्यूमरेटर यानी x और नीचे होता है डिनोमिनेटर यानी y, x/y।
तो पहले तो एक्स वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पे। हमारा जो ये फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स बाई वाई है, बोलिए है। इसी में फर्स्ट टाइम 2 ऐड किया जा रहा है, किसमें, दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जा रहा है। बोलिए तो जो नया फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना हो जा रहा है, वो आपको 9/11 हो जा रहा है। बोलिए ये समझ में आया। हमारे पास ये फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने माना हुआ है, पता तो है नहीं, इसी में हम क्या करेंगे, 2 ऊपर और नीचे ऐड करेंगे तो जो नया वाला फ्रैक्शन हो जाएगा वो 9/11 हो जाएगा। पर ये अभी लीनियर इक्वेशन नहीं बना, इसके लिए क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे 11 में x करते हैं तो 11x प्लस 11 2 22 इजकल टू 9y प्लस 18, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 11x माइनस 9y प्लस 22 उधर को जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा, यानी फाइनली 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अभी और सिचुएशन बाकी है। उसके बाद बोल रहा है कि फिर से 3 ऐड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। इस बार हमारा फ्रैक्शन 5/6 हो जा रहा है, ठीक है। अगेन हम वही काम करेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन तो इतना ही पता है, एक्स बाई वाई। इसमें हम इस बार कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे ऊपर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो जो नया फ्रैक्शन है वो कितना बन जा रहा है, 5/6 बन जा रहा है। फिर क्रॉस कीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18, ये हो जाएगा 5y और प्लस 5 3 15, यानी 6x, और ये माइनस 5y प्लस 15, ये प्लस 18 उधर जाएगा तो -18, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। बोलिए ये हमारा रहा सेकेंड इक्वेशन। तो पहले तो इक्वेशन ही निकाला हमने, फर्स्ट और सेकंड। अब सॉल्व करते हैं। देखिए अब सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक को कंसीडर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम इक्वेशन सेकंड को कंसीडर कर रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। क्लियर है। ओके, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू -3, ये हो जाएगा प्लस 5y, x का वैल्यू हो गया -3 प्लस 5y बाई 6 आ गया ना नीचे। अब कर देंगे इसको पुट वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड को हमने कंसीडर कर लिया हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारा, ये है 11x, x के जगह पे हम क्या रख देंगे, -3 प्लस 5y बाई 6 और माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा 11 इंटू -3/6 प्लस 11 इंटू 5/6y माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो जाएगा 3 2 6, यानी -11/2, और प्लस ये हो गया आपको 55/6y माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब बताइए इसको हम उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना, -11/2, तो ले जाए उधर। चलिए ये हो गया प्लस 11/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट है ना, तो 6, ये हो जाएगा आपको 55y माइनस 6 9 54y इज इक्वल टू, इसको भी कर लीजिए, -8 प्लस 11। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा व्हाट, ये हो गया आपको y इज इक्वल टू 6 उधर को जाएगा तो 6 इंटू ये हो गया 3/2, 2 3 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। बोलिए अभी सिर्फ y आया ना, x भी निकालना है, तो x निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर दे। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट y इज इक्वल टू व्हाट, 9 इन इक्वेशन थर्ड। ये काम जो है हम शुरू के क्वेश्चंस में नहीं किए हुए, लेकिन इसमें इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो सभी जो भी जैसे जैसे पॉसिबिलिटीज़ होती है वैसे वैसे मैं चाहता हूँ कि आपको बताता चलो। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने इधर 2-3 क्वेश्चन में ऐसा किया कि यहाँ पर आप चाहें तो जो हम कंसिडर कर रहे हैं पहले बार में इक्वेशन को, उसको थर्ड इक्वेशन हम मान लेंगे। वहाँ से आसानी ये होगा कि डायरेक्ट देखिए निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल ले रहे हैं ना, -3 प्लस 9 इंटू वाई के जगह हम क्या रख देंगे, 9 रख देंगे, बाई ये हो जाएगा आपको, सॉरी ये कितना है, 5 है ना, तो 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 9 और नीचे हो गया 6, यानी x इक्वल टू -3 प्लस 45/6, यानी ये हो जाएगा 42/6, ये हो जाएगा 7। बताइए x का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब याद दिलाइए कि फ्रैक्शन कितना माना था हमने, फ्रैक्शन x/y माना था, हमको निकालना भी फ्रैक्शन ही है ना।
तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे हम 7 रखेंगे और y की जगह पे हम 9 रखेंगे, यानी हमारा फाइनली आंसर जो होगा वो क्या होगा 7/9, क्योंकि ये फ्रैक्शन मिलके आ गया सामने। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस पे उसके तरफ। ओके, तो 6th क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोल रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद, 5 year hence का मतलब होगा 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा वो अब उसके बेटे से 3 गुना हो जाएगा, 3 times हो जाएगा। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जो जैकब का एज था वो उसके बेटे के एज से 7 गुना था, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो अब दोनों का प्रेजेंट एज क्या है इसके बारे में हमें बात करनी है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 चीज़ें हो सकती है ना, यहाँ पे दोनों को मानना पड़ेगा, एक जैकब का एज कितना है अभी प्रेजेंट और एक उसके बेटे का एज कितना है, ठीक है। 2 सिचुएशन दिया हुआ है, एक 5 साल बाद का और एक 5 साल पहले का। दोनों सिचुएशन के साथ हमको क्या करना है, डील करना है। देखिएगा बहुत ध्यान से, सबसे पहले मान लेते हैं दोनों का प्रेजेंट एज कितना कितना है, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ पहले जैकब का, जैकब बी x ईयर्स, मान लिया कि जैकब जो है वो अभी x ईयर्स का, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, सन का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मान लेंगे हम y ईयर्स। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले 5 साल बाद की कहानी है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। बताइए तो जैकब अभी x का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी x का है, 5 साल बाद 5 साल उसके एज में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी x + 5। उसी तरह बेटा जो है वो कितने का हो जाएगा, अभी y है तो वो भी 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। अब देखिए सिचुएशन क्या है हमारे सामने, ये दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ये रहा बाप का एज और ये रहा बेटा का एज, इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाप तो पहले जो है यानी जैकब वो 3 गुना है, ठीक है, वो 3 गुना हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों को इक्वल करते हैं तो वो किस सिचुएशन में इक्वल होगा, जब बेटे के उम्र को हम 3 गुना कर दें, तब जाके ये जैकब का और उसके बेटे का एज जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि हमको बनाना होता है इक्वेशन, और इक्वेशन बनाने के लिए LHS और RHS होना होता है सेम। तो इसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, जैकब था 3 गुना, लेकिन अगर हम इसी में फिर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये तो 9 गुना छोटा हो जाता ना, 3 3 9 होता है, 3 × 3, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया कि इसमें मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर दिया और इसको सॉल्व करके हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। 3y + 15, ठीक। चलिए x - 3y = 15 - 5 और ये 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए 5 साल बाद की कहानी खत्म हुई, अब आते हैं 5 साल पहले की, ठीक है। तो बिफोर 5 years, 5 साल पहले या 5 years एगो भी लिख सकते थे। ओके, बताइए जैकब का एज जो होगा वो 5 साल पहले कितना होगा, अभी x का है तो 5 साल पहले 5 साल कम का रहा होगा, क्लियर है ना। और उसका बेटा भी सेम कहानी, उसका बेटा अभी y years का है तो 5 साल पहले y - 5 years का रहा होगा। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों के एज को इक्वल करना है, ठीक है ना, तभी इक्वेशन बनेगा। इक्वल कब होगा, ये आपको जैकब का एज है और 5 साल पहले जो बेटा था वो बाप से 7 गुना कम था, यानी जैकब का एज 7 टाइम्स ज़्यादा था बेटे से। तो हम क्या करेंगे, जो बेटे का एज है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हुआ ये कि LHS और RHS इक्वल हो गया। सेम उल्टा काम होता है, आप यही ध्यान रखिएगा कि जब भी बेटा का एज जो है वो बाप से पक्का है कि वो कम ही होगा, तो जब कम होगा तो हमको इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई बेटे की तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वो दोनों पलड़ा जो होगा वो बराबर होगा, तब जाके हमारा इक्वेशन तैयार होगा, क्लियर है। ओके, देखिए x - 5 = 7y - 35, यानी ये हो गया x - 7y और -35 और -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। बताइए -35 + 5 कितना होगा, ये हो जाएगा -30, क्लियर है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब काम है हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, किसी एक को कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x -
3y इक्वल टू 10, x को लिख सकते हैं हम 10 और माइनस उधर को जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन सेकेंड। देखिए हमने फर्स्ट को कंसीडर किया था, तो जो वैल्यू रखेंगे वो किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x वहीं रहेगा, नहीं x के जगह पे हम क्या रखेंगे 10 प्लस 3y, क्योंकि हमने x का वैल्यू निकाला हुआ है। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। ये हो गया आपको माइनस 4y, ये हो गया माइनस 30 और ये आपको माइनस 10 उधर को जाएगा और प्लस 10 इधर को आएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, यानी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। ये माइनस माइनस प्लस और 4 10 जा 40, यानी y का वैल्यू जो हो गया वो 10 हो गया। आपको अच्छे से पता है कि y हमने किसको माना हुआ है। ठीक है, y हमने बेटे के h को माना हुआ है। फिर भी अभी x तो निकालना है, तो x निकालने के लिए इस y को कहीं भी पुट कर दीजिए। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, आसान रहेगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको x का वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी थर्ड क्या है, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, यानी 10 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 10 रख देंगे। 10 प्लस 3 10 जा 30, यानी x का जो वैल्यू हो गया यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, अब बताइए, अब बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं किसका, जैकब्स एज। जैकब्स प्रेजेंट एज कितना है, प्रेजेंट एज कितना है बताइए। हमने जैकब का जो एज माना था वो x ईयर माना था, x का वैल्यू 40 आया, यानी 40 ईयर्स। ठीक है, और जैकब्स सन, उसका जो एज है वो कितना हो जाएगा, वो आपको y माना था और y जो है हमारा 10 ईयर्स हो गया। ये फाइनली हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर भी अभी बोल रहा हूँ कि आप पहले इंट्रो वाले वीडियो को देखिए, खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए।